स्टार्ट करें डिस्कस करना करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है लेफ्ट इंडिया पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द एफर्ट टू डिवाइड द स्टेट। अभी चल रहा है ना वहाँ पे बोडोलैंड का भी लड़ाई चल रहा है, गोरखालैंड के लिए मांग चल रहा है। तो अभी तक ये होता था कि वेस्ट बंगाल और बिहार से मिला के जगह जो दोनों के बीच का एरिया है उसको हम एक नया स्टेट बना दे या यूनियन टेरिटरी बना दे। तो उसको लेके वेस्ट बंगाल की असेंबली ने कहा है कि हम वेस्ट बंगाल का कोई भी पार्ट डिवाइड नहीं होने देंगे। तो हम थोड़ा सा आर्टिकल 3 पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 में ये देखेंगे कि जो पावर ऑफ नया स्टेट बनाने के लिए या स्टेट का नाम चेंज करने के लिए किसके पास पावर है। ठीक है। Then we will see that the NPA on the मुद्रा लोन have come down in 2023-24। निर्मला सीतारमण जो हमारी मिनिस्टर है वो बोली है। तो NPA क्या होता है एंड मुद्रा लोन क्या होता है इसको एक बार और हम लोग रिवाइज करेंगे। Then we will discuss that the Rajya Sabha begins discussion on the Ministry of New and Renewable Energy। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी से टारगेट है उसको हम लोग कैसे अचीव करने जा रहे हैं उसका इसमें मेनली डिस्कशन है। एक्स्ट्रा पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द विद द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए लड़ाई चल रही है तो उस पर कंटिन्यूअसली है। जस्टिफाई इंक्लूजन ऑफ 77 कास्ट इन ओबीसी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट टू द बंगाल गवर्नमेंट। बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ जो कास्ट थी उनको ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था, लेकिन ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड करने से पहले आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि ये रियल में बैकवर्ड है, तभी जाके वो आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप प्रूफ दीजिए कि क्या डेटा देख के आपने इंक्लूड किया, अदरवाइज वी विल बी एक्सक्लूडिंग, ये जितनी भी है उसको नलिफाई कर देंगे। Then we will see that the opposition criticized plan to amend the वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट क्या होता है? जैसे मुस्लिम्स में जो मानिए कोई अपना दान में दे दिया जमीन, तो वो किसी के पर्सनल पे तो जाएगा नहीं, वो तो रिलीजियस वर्क के लिए दे रहा है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। वही बोर्ड जो है वो मैनेज करता है कि जो दान में दिया गया जमीन है उसको कैसे यूज किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो देयर इज द एक्ट, उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो माना जा रहा है कि उससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। Then we will see that the preamble dropped from the several NCERT class 3 and 6 textbook। जैसे प्रियम्बल हम आजकल आप एनसीईआरटी का बुक देखते होंगे तो उसके स्टार्टिंग में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ये सब दिया रहता है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कई जगहों से कई स्कूल्स के बुक जो है 3 और 6 के बीच में वहां से प्रियम्बल हटा के वहां पे कुछ और ऐड कर रही है, जैसे कि ड्यूटीज हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, नेशनल एंथम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ। तो उस पर डिस्कशन है। देन वी विल सी दैट द सोशल बेनिफिट ऑफ द स्टॉक मार्केट स्पेक्युलेशन। स्टॉक मार्केट का नाम सुना है आपने? बॉम्बे एक्सचेंज मार्केट, ये सब जितने भी स्टॉक होते हैं आप सुनते होंगे कि इन्होंने इतना पैसे का स्टॉक खरीदा। तो ये सब चीजें का क्या सोशल बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या फायदा है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन है। क्योंकि अभी हमने बजट में देखा कि जो टैक्स लगता है जो स्टॉक मार्केट में हम पैसे गेन करते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और उसको लेके ये है कि समाज को क्या फायदा है। जैसे मैं और आप जब स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं तो उसका समाज को क्या फायदा हो रहा है उसका थोड़ा सा डिस्कशन है। इन द लास्ट वी विल सी दैट द इशू ऑफ द इंस्टीट्यूशनल वायलेंस। इंस्टीट्यूशनल वायलेंस का मतलब होता है कि जैसे आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस पे लोगों पे जो वायलेंस करती है उसका मेन है वो है वीमेन से रिलेटेड जो वायलेंस है, वो जितना उनको पर्सनल लेवल पे नहीं होता है, जब उसके लिए जस्टिस मांगने जाते हैं तो वायलेंस और बढ़ जाता है। उस पर डिस्कशन है कि जैसे पुलिस हुआ, जैसे जुडिशरी हुआ, उस समय जितने देर वो कोर्ट की केसेस चलती हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो जो रियल में एक्सप्लॉयटेशन हुआ होता है। जैसे हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, अब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो बच्चे से घर में मार पिटाई हो गई, अब वो उसके लिए जस्टिस मांगने के लिए पुलिस पे पहले जाएंगे, केस लिखाएगा, केस लिखाने के बाद कोर्ट में जाते हैं। तो इस सब प्रोसेस में जो पुलिस के पास एफआईआर जाते हैं और फिर कोर्ट में जाते हैं, उस दौरान ज्यादा उन पे वायलेंस होता है एज कंपेयर टू द जो उसके पहले हुआ होता है। उस पर डिस्कशन है, वी विल बी डिस्कसिंग। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे जो मेन न्यूज है, हसीना क्विट्स, फ्ली बांग्लादेश, लैंड्स इन इंडिया। तो अभी बांग्लादेश में वायलेंस चल रहा था, अब वहां पे लोगों ने वहां का जो प्रधानमंत्री का हाउस है उसको कैप्चर कर लिया। वो सामने दिख रहा है,
लोग चढ़ गए हैं, वहां की प्रधानमंत्री भाग के अब इंडिया में आ गई हैं जान बचा के। तो क्या मामला चल रहा था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिजर्वेशन को लेके। कंटिन्यूअसली वो गवर्नमेंट में थी, 4 बार शायद गवर्नमेंट में थी, इस बार चौथी बार थी। तो इस सब चीजों को लेके अपोजिशन चल रहा था कि जो उनका प्रोसेस है इलेक्शन का वो सही नहीं है, मैनिपुलेट करके जीत रहे हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों को लेके अब जहां पे भी अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रखेंगे, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो एक लेवल के बाद पीपल क्या करेंगे, वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। जो पोलरिटी बन जाती है समाज में, एक जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल होता है कि आप क्या तरीका है कि हटा दे, अगर कोई अच्छा गवर्न नहीं कर रहा वोट दे के हटा दे। लेकिन वोट देने का प्रोसेस ही वो गवर्नमेंट कैप्चर कर ले, अपने कैप्चर में कर ले और हम हर बार वही जीत जाए धोखाधड़ी करके, तो लोगों के पास क्या बचेगा, लड़ाई झगड़ा करके कब्जा करना, यही है। तो दैट इज द मेन थिंग। नॉर्मल क्या होता है, जैसे विधितात्मा नंद तीर्थ और इनके फॉलोअर थे, ये जब बाबा बन गए थे तो 70 करोड़ और जाके इन्होंने चोरी कर लिया था। दैट इज द सीन। तो ये काफी है, दाढ़ी वोड़ी बढ़ा, फिल्मी स्टाइल नहीं होता कि कभी दाढ़ी बढ़ा लिया कभी दूसरा रूप ले लिया, तो ये आंख में धूल झोंक के बचे जा रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, ये वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है, अपोजिशन एंड जो पार्टी इनटू द पावर ममता बनर्जी के, दोनों ने मिलकर वेस्ट बंगाल को कोई भी डिवाइड करने से के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया है। तो जो नया स्टेट बनाने का जो भी पावर होता है वो आर्टिकल 234 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 में कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसका जो पावर दिया गया है वो यूनियन के पास है, यूनियन ही डिसाइड करेगा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, अल्टरेशन ऑफ एरिया का मतलब बाउंड्री घटाना है बढ़ाना है। जैसे यूपी का मानिए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, 10,000 से घटा के 9,000 करना है, तो ये भी आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। ओके। बाउंड्रीज और द सेम और द एग्जिस्टिंग स्टेट, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या समझ में आ रहा है कि स्टेट जो पावर होता है, स्टेट न्यू स्टेट का फॉर्मेशन का पावर या उसका बाउंड्री घटाने का पावर या उसका नाम चेंज करने का पावर, ये जितने भी पावर है वो किसके पास है, दैट इज विद द स्टेट्स, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। मैंने स्टेट बोला, गलत बोला, यूनियन के पास है। ठीक है, यूनियन एंड प्रेसिडेंट के पास है। क्या प्रोसेस होता है एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जब भी कोई नया अगर स्टेट बनाना हो तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पहले एक रिजोल्यूशन पास करेगा, वो रिजोल्यूशन प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पे कंसीडर करने के लिए स्टेट के पास भेजता है। स्टेट पे उस पे कुछ टाइम देता है प्रेसिडेंट की, 30 दिन 40 दिन में आप अपना राय बना के भेजिए। स्टेट वापस प्रेसिडेंट के पास भेजता है कि ये नया स्टेट बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए। अगर स्टेट कुछ भी भेजे, ये बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट सिर्फ जानना चाहता है कि स्टेट का क्या विचार है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने मना कर दिया और यूनियन चाहता है बनाना तो नहीं बनाएगा। जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट बने थे, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना अलग बनाया। अभी जैसे हमने जम्मू कश्मीर, पहले एक ही स्टेट था, अभी अलग अलग कर दिया, लद्दाख वाला एरिया और जो जम्मू कश्मीर वाला वो अलग हो गया। तो यहां पे जो अल्टीमेट पावर है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, पूछता है, सजेशन मांगता है, और आफ्टर द टेकिंग द सजेशन देन दे टेक द डिसीजन। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, यहां पे देखिएगा कि क्या क्या एरिया है। अगेन यहां पे दिया हुआ है कि अल्टर द नेम, किसी स्टेट का नेम चेंज करना है या किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, एरिया घटाना बढ़ाना है या इंक्रीज एरिया करना है, ये सारा पावर पार्लियामेंट के पास होगा। आर्टिकल फर्दर कहता है कि ये जो पावर है दिस जो नया स्टेट बनाने का, उसको पास करने के लिए जो बिल बनेगा वो नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को के अंडर में उसको नहीं लिया जाएगा। जैसे होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप कुछ भी चेंज करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? क्या क्या बताया, एक बार आप बता दीजिए। नया स्टेट बनाना हो तोड़ के, या एरिया चेंज करना हो या नाम चेंज करना हो, उसका पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है।
ये प्रेसिडेंट क्या पूछता है, उनको भेज के उनका ओपिनियन पूछता है कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वो हाँ कहें तो भी ठीक, ना कहें तो भी ठीक, जो करेगा वो पार्लियामेंट कहेगा, सिर्फ ओपिनियन पूछता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको अब जब आप चेंज करते हैं, मानिए जब आप चेंज करते हैं किसी स्टेट्स का या एनीथिंग, नेम चेंज करेंगे या जो भी आप नया स्टेट बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा ना, उसका नेम ऐड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी चीजें चेंज होती हैं, उनके जो पोस्ट होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ खुद लिखा गया है। देखिए यहां पे लिखा है कि नो सच लॉ ए फोर्थ सेट शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 में मेथड लिखा गया है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा, लेकिन यहां पे बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। क्लियर हो रही है? डिस्पाइट हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिख दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये आर्टिकल 4 में है। तो नया स्टेट, नया कुछ भी बनाने के लिए, नेम चेंज करने के लिए, बाउंड्री चेंज करने के लिए क्या कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 2, 3 एंड 4। 2 में ये बोलता है, आर्टिकल 2 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 2 में यह है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट एनी ऑफ द स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जैसे जब 1947 में हम आजाद हुए थे तो उस समय तक कई ऐसे स्टेट थे जो डिसाइड नहीं कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो इसीलिए आर्टिकल 2 स्पेशल बनाया गया कि जो अभी इंडिया में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 अलग से ये बनाया गया जो ऑलरेडी जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज इंडिया के पार्ट हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे अभी मानिए आर्टिकल 2 का यूज अभी क्या होगा, मानिए बांग्लादेश कहता है कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो ऐसे केस में कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 2 होगा। लेकिन आर्टिकल 3 का यूज कब होगा? जब ऑलरेडी जो स्टेट इंडिया में है उसका डिवीजन हो। जैसे यूपी ऑलरेडी पार्ट है, अब यूपी को तोड़ के हमें पूर्वांचल बनाना है और हरित प्रदेश बनाना है, जो भी बनाना है, तो ऐसे में आर्टिकल 3 होगा, क्योंकि वो स्टेट ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है। समझ में आ रहा है 2 और 3 के बीच में डिफरेंस? जो इंडिया का पार्ट होगा, ए न्यू स्टेट टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट जो पहले से ही हमारे पार्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो एक्सटर्नल है उनके लिए हम आर्टिकल 2 को लेके आएंगे। क्लियर? आर्टिकल 2 एंड 3 ये बोला है, और आर्टिकल 4 में ये बोला है कि ये जितनी भी चीजें हम करेंगे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हम पास करेंगे। तो आर्टिकल 2 एंड 3 एंड 4 ये 3 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंजिंग देयर बाउंड्रीज, अल्टरिंग देयर एरिया, एनीथिंग एसोसिएटेड विद दिस, देन वी विल बी टेकिंग दीज आर्टिकल्स। क्लियर हो रहा है ना? एक बार आप बता दीजिए। जो हमारा पार्ट नहीं है, बाहरी है, तो हम आर्टिकल 2 का यूज करेंगे। दूसरे देश में नहीं जाना चाहता है, हम उसको तोड़ के नया स्टेट बनाना चाहते हैं, वो रहेगा इंडिया में ही। जैसे है ना, अभी आंध्र प्रदेश था, तोड़ के हमने तेलंगाना बना दिया, तो 2 स्टेट बना दें, है पार्ट इंडिया का ही, बाहर नहीं जाएगा, तो आर्टिकल 3 होगा। और आर्टिकल 4 ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं उसमें जो चेंजेस होंगे वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं लेंगे, वो हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू करेंगे। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? आगे बढ़े। आर्टिकल 2, 3 एंड 4 ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, that is the NPA on the Mudra loans have come down 2022-23, 23-24 says the निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। यहाँ पे बस ये जानिए कि एनपीए क्या होता है। इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। और मुद्रा लोन एक स्कीम है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो जो वीकर सेक्शन है, जो लोग उतने मजबूत नहीं है, उनको लोन देती है कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना किसी बंधक लिए, कोलेटरल नहीं लिए, ताकि आम जनता जिसके पास कोलेटरल लेने के लिए कुछ नहीं है वो नया अपना बिजनेस स्टार्ट करे। तो एनपीए एंड मुद्रा लोन के बारे में क्लियरिटी आ रही है। मुद्रा लोन स्कीम है और इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंकों से बोल रही है कि आप लोन दीजिए मुद्रा लोन के अंडर में बिना किसी
कोलैटरल लिए, ताकि जिनके पास माने जिनके पास जमीन नहीं है ऑलरेडी, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोग भी कुछ करना चाहे नया उद्योग, तो ताकि नए उद्योग बनेंगे तभी तो जॉब मिलेगा, वरना लोग बेरोजगार पे बेरोजगार होंगे। तो इसीलिए इस मुद्रा लोन को लाया गया। ये मुद्रा लोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है 3 कैटेगरी में पैसे के हिसाब से, सबसे पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। ये लोन का जो डिवीजन है 3 पार्ट में, वो बेसिस है कि कितना पैसे मिलेंगे एज ए लोन। ठीक है, जैसे शिशु, जब बच्चा एकदम छोटा होता है, अभी नया स्टार्ट हो रहा है, तो 50,000 तक लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा और कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है किशोर, 50,000 से 5 लाख के बीच में मिलेगा। ये जो पहले से ही जिन्होंने स्टार्ट किया है, अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। फिर तरुण है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, और यहाँ पे उसके लिए है ऑलरेडी जिनका थोड़ा सा बड़ा हो गया और बड़ा करना चाहते हैं, दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं, तो ये मिलेगा। तो मुद्रा लोन में 3 है, शिशु, किशोर एंड तरुण। क्लियर हो रहा है? एनपीए क्या है? व्हाट इज द एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बताइए, कुछ पता है एनपीए के बारे में? जैसे बैंक क्या करता है, बैंक लोन देता है, फिर आप लोन वापस करते हैं 1 साल बाद, फिर साथ साथ आप इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, ब्याज देते हैं, तभी तो लोन। बैंक कैसे काम करेगा? बैंक में लोग काम करते हैं, उनको कैसे पैसे देगा? कमाई का जरिया यही है। तो जब बैंक लोन देता है तो वो ईएमआई भी बात देता है। जैसे आप जमीन खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए लोन लिए 20 लाख, तो आपको हर महीने 20,000 30,000 देना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट रेट और कैपिटल दोनों ऐड होता है। ईएमआई का फंडा तो आपने सुना होगा ना, ईएमआई देना है। तो ये प्रोसेस होता है। मैंने लोन लिया, फिर मेरे ऊपर 20,000 हर महीने देने को आया। ठीक है, तो जो ये लोन बैंक ने दिया आपको, ये किसका एसेट है? बैंक का है ना। बैंक ने आपको पैसा दिया तो उसका धन है ना, आप वापस करेंगे। और आपका क्या है? लायबिलिटी है, आप पे कर्ज है, उधारी है, वो आपका पैसा नहीं है। तो जो एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब मैंने आपको पैसा दिया, आप मुझे ब्याज में पैसे दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस है ना कुछ मुझे मिल रहा है। सोचिए कि मैंने आपको लोन दिया और आप 10 महीने बाद आपकी स्थिति सही नहीं रही, तो आप क्या करेंगी? ईएमआई देना बंद कर देंगी। जब आपके पास आय ही नहीं रहेगा तो पैसे कहां से वापस करेंगी? होगा ना। तो मानिए जो पहला ईएमआई नहीं दिया, तो हम मानने लगते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है। जो एसेट है, अब होगा ना, मुझे अब शक होने लगेगा, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, धीरे धीरे। फिर जब 2 महीने 30 दिन तक होगा, तो उसको पहला मानते हैं कि थोड़ा सा झटका लगा, स्ट्रेस आना स्टार्ट हुआ। फिर दूसरे महीने भी मुझे ईएमआई नहीं मिला, तो मुझे लग रहा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया, वो सेकंड लेवल पे चला गया। और जब तीसरे महीना 19 डेज पे भी कोई ईएमआई नहीं आता, तो हमें लगेगा क्या हुआ है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उससे पैसे आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो जो एनपीए है वो 90 डेज तक हमको ना ही इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही कोई हमें वो जो प्रिंसिपल है वो मिल रहा है, कुछ पैसे नहीं आ रहे, देन इट विल बी एनपीए। 30 डेज पे क्या होगा? स्ट्रेस, फर्स्ट स्ट्रेस, सेकेंड स्ट्रेस कब आएगा? 60 डेज पे, एंड थर्ड स्ट्रेस कब आएगा? 90 डेज पे। दैट इज द स्ट्रेस लेवल, यही हम कहते हैं। जैसे पहले इसको क्लासिफाई कैसे किया है? जो पहला है स्पेशल मेंशन अकाउंट, अगर 1 महीने तक मुझे नहीं मिला तो इसको SMA 1 कहते हैं। स्ट्रेस लेवल पहला आ गया। स्पेशल मेंशन अकाउंट टाइप 1 आ गया। फिर हम देखेंगे कि दूसरे महीने तक नहीं आ रहा है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कहते हैं कि अब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया। अगर तीसरे महीने भी नहीं आ गया, तब हम कहेंगे ये एनपीए बन गया, ये सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। बैंक अपना धन नहीं मानेगा, अब सोचेगा ये तो गया। 90 डेज के बाद अब दूसरा स्ट्रेस लेवल कब आएगा? 1 साल तक पैसा नहीं मिला, तो समझेंगे कि डाउटफुल स्ट्रेस है। जैसे अभी भी लगेगा कि सब स्टैंडर्ड एसेट है, पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है। 1 साल तक नहीं मिला, तब लगेगा कि अब तो लग रहा है कि पक्का नहीं मिलेगा। और जब 2 साल हो जाएगा, 2 इयर्स, तो हम कहेंगे कि ये तो गया पैसा, लॉस्ट एसेट होता है। तो ये लिख लीजिए एक बार कि कितने दिन पे क्या होता है। SMA 1 1 महीने पे हो रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 3। स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 पे आते आते ये
एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आया क्या है? पहला कितने दिन पे होगा? इसको क्या कहेंगे? स्पेशल मेंशन अकाउंट पहला, कि अब स्टेज आ गया है। 60 डे पे क्या होगा कि दूसरा लेवल आ गया, और तीसरे पे आते आते उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे कि वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है वापस, तो अब मेरा एसेट नहीं है ना। अभी तक मैं आपको दिया था तो मुझे क्या लग रहा था कि मेरा एसेट है, पैसा है, मैंने दिया है, मेरा कमाई आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है। 90 डे पे नहीं होता है, फिर धीरे धीरे डाउटफुल एसेट होता है, 1 साल तक नहीं मिला, और 2 साल पे वो लॉस एसेट होता है कि अब लॉस हो गया, मैंने पैसा खो दिया है। दैट इज द थिंग, इसमें लिखा है, इसको आप घर पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है। मुद्रा लोन का 3 कैटेगरी, जब बच्चा छोटा है, किशोर, 50,000 तक है, 50,000 से 5 लाख तक क्या है, ओके तो इसको क्या कहेंगे? किशोर, फिर तरुण, दैट इज द लेवल। ये पैसा का लेवल याद रखिएगा, 50,000 से 5 लाख एंड 5 लाख से 10 लाख, दिस इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट न्यूज पे चलें। नेक्स्ट न्यूज इज द राज्यसभा बिंग डिस्कसिंग द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे मेनली है जो हम अभी बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी का परफॉर्मेंस, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया। जैसे एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कभी नाम सुना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके थ्रू इंडिया ने और पेरिस के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, और भी जो कंट्रीज है उनके साथ मिलके हमने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में जो दोनों टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यही मेन है ना, जहाँ पे सूरज एकदम 90 डिग्री पे अपना मूव करता रहता है। अभी हम लोग पढ़े ना स्टार्टिंग में ही कि ये अर्थ है, ये बीचों बीच से इक्वेटर है, फिर यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। हो गया। सन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? इसी के बीच में मूव कर रहा है, यहीं पे सबसे ज्यादा सन रेज आते हैं। इधर तो खूब ठंड होती है यहाँ, क्योंकि सन दूर होता है, क्योंकि तिरछा है, इसीलिए यही मेन रीजन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सन होती है, क्योंकि ये एकदम बीच में है। लाइट मारी आग यहाँ जल रहा है, तो ये बीच वाला सामने है, और ये जब सामने आएगा तो होगा, लेकिन मेन जो होगा इसी एरिया में होगा जहाँ सन मूव कर रहा है। तो इन दो एरिया को माना जाता है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी से जनरेशन ज्यादा हो सकता है, और इसीलिए इनके बीच के जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मिला के नियर अबाउट 120 के आसपास कंट्रीज को हमने मिला के क्या बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, जिसको हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि किसके किसके बीच में? ऐसा नहीं है कि उसी के बीच वाले कंट्रीज जाएंगे, लेकिन मेनली उसी दो जो लाइंस हैं उनके बीच के हम कंट्रीज को लिए हैं, उसके बाहर के भी कंट्रीज आ सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेन हमारा फोकस एरिया, क्योंकि सोलर एनर्जी वहीं तो ज्यादा जनरेट होगा जहां पे सन की रेज डायरेक्ट है, तो वो अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। दूसरा हमने स्टार्ट किया मिशन, पिछले ही साल स्टार्ट किया 2023 में, उसको ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। हाइड्रोजन का यूज बहुत जगहों पे हो सकता है, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां आती हैं, उसमें भी हाइड्रोजन का यूज करके हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन का जनरेट करने के लिए हम बहुत से खर्च में किए हैं। गवर्नमेंट अभी हाल ही में पिछले साल नियर अबाउट 12,000 रुपए करोड़ हाइड्रोजन मिशन के नाम पे इन्होंने दिया हुआ है। हाइड्रोजन मिशन को 12,000 रुपए, 19,000 करोड़, 12,000 नहीं 19,700 करोड़ रुपए दिया है कि हम जो हाइड्रोजन में थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी लाएंगे। ओके, दिस इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है। हाइड्रोजन अगर हम जनरेट करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा ओवरऑल अमाउंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से भी हम जो एनर्जी पैदा करते हैं, ओरिजिन करते हैं, दैट इज नॉट एमिटिंग द CO2। CO2 या अदर जो गैसेज हैं वो नहीं होती हैं एज कंपेयर टू द क्रूड ऑयल एंड द अदर नेचुरल गैसेज जो भी होते हैं।
समझ में आता है हाइड्रोजन मिशन क्यों कर रहे हैं? क्यों हाइड्रोजन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और वहां पे जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उस समय जो एमिशन होता है CO2 नहीं निकलता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। दैट इज द मेन थिंग, इसीलिए हम हाइड्रोजन मिशन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसीलिए ये डिफिकल्ट हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए, इन्होंने इसीलिए ये मिशन बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसको 19,000 करोड़ के आसपास दिया है कि 2023-24 तक हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन का यूज और भी इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि जब हम अमोनिया बनाते हैं तो वहां पे जो फीडबैक होता है उसके लिए भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो जहां पे भी ये हाइड्रोजन होगा वहां पे अगर इसका यूज लेस CO2 को एमिट करके करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा। जो तीसरा स्कीम हम लेके चल रहे हैं उसका नाम है कुसुम, PM कुसुम। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा, एक मिनट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, कुसुम का फुल फॉर्म है। के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा, यू से उत्थान, एम से महाभियान, PM कुसुम। इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी देना चाहते हैं, ताकि जो उनका जो पंप होता है जिससे पानी से इरिगेट करते हैं, होता है ना, पंप लगा के ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सोलर पावर वाला प्लांट हम लगाएं, सोलर एनर्जी से लें और उसी से पंपिंग करें पानी निकालने का। तो इससे क्या होगा, जो कोल वाला इलेक्ट्रिसिटी है या अदर इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज नहीं होगा। ओके, तो यही हम मेन कर रहे हैं कि इसके अंडर में हम जहां तक हो सके सोलर एनर्जी का यूज करना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं जितने भी ये नॉर्मल कन्वेंशनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है और उसका सप्लाई होता है। क्लियर हो रहा है? कुसुम क्या है? PM कुसुम, हाइड्रोजन मिशन, एंड पहला क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जितने भी हैं कहीं ना कहीं हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंप्रूव करना चाहते हैं। इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि जो आप करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो वो ये है कि कंपटीशन है वियतनाम से, चाइना से, उसमें भी हम बेहतर हैं। ऐसा मिनिस्टर ने कहा, अपोजिशन कह रहा है कि नहीं ये सब फेल हो गया है। ओके, तो देखते हैं जो हम एम बना के रखे हैं 2030 तक हम जितना भी 100 अगर किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है तो 50 हम उसमें से चाहते हैं कहां से हो, रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज, जितने भी जैसे विंड हुआ, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, जियोथर्मल कल पढ़े थे। जियोथर्मल में क्या पढ़े थे कि नीचे से पानी जो है गर्म आ रहा है, उस गर्म पानी को स्टीम बना के भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये जितने भी एनर्जी है जहाँ पे CO2 पैदा नहीं होता, जैसे कोल जलाने से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, और धुएं से इन्वायरमेंटली वो डिग्रेड होगा नहीं, इम्पैक्ट करेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, वो सब चीजें हटा देंगे तो वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी की ऐसे सोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ उनके अमाउंट है, और उनके अमाउंट बहुत ज्यादा है। जैसे सोलर एनर्जी सन तो डेली निकलता है और इतना एनर्जी आता है, उसका यूज हम लोग नहीं कर पाते। विंड चलता रहता है, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ये तो बांग्लादेश वाली सारी चीजें, ये कहाँ कहाँ दिक्कत है, ये सब चीजें हैं वो भारत में आ गई हैं, मिलने गए हैं, तो ये सब चीजें हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे OBC के लिस्ट को लेके थोड़ा सा दिक्कत है। वेस्ट बंगाल ने नए नियर अबाउट 77 कास्ट को OBC के लिस्टिंग में कर दिया था, और OBC के लिस्ट में करने के लिए पहले आपको प्रूफ देना पड़ता है कि सच में वो कम्युनिटी जिसको ऐड किया वो बैकवर्ड है। आप पॉलिटिकल मोटिव के लिए नहीं कर सकते हैं कि वोट पाने के लिए आपने ऐड कर दिया, बाद में आपको वोट मिल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसी को लेके केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेस्ट बंगाल को दिखाना चाहिए कि क्या बेसिस है कि जो 77 लोगों को उन्होंने ऐड किया वो कैसे बैकवर्ड है। अगर उनके पास प्रूफ नहीं है तो उनको सबको हम लोग खारिज कर देंगे, वापस जनरल कार्ड से उनको करना पड़ेगा। जो भी उनको जॉब है, एजुकेशन है, वो उस लिस्ट से उनको आना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? यहां पे वक्फ बोर्ड का बात आ रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट जो है उसको चेंज करके नया लॉ बनाना चाहती है। तो सबसे पहले आप जानिए इसमें मेन चीज है व्हाट इज द वक्फ। वक्फ क्या होता है?
जैसे कोई भी, जैसे इस्लाम में है कि इस्लाम का जो कहता है कि एक पार्ट आपने कमाई का, एक पार्ट अपने धन का, एक पार्ट आपको रिलीजियस पर्पज के लिए दान कर देना चाहिए, होता है ना, उसको आपको दे देना चाहिए। तो वैसे जो लैंड जो लोग दान में देते हैं कुरान के नाम पे या जो भी उनका धर्म के नाम पे, उसको वक्फ बोलते हैं, उसी लैंड को उर्दू में वक्फ होता है, ठीक है। अब उसको मैनेजमेंट के लिए वो अगर दे दिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, इतना बड़ा लैंड है, लैंड काफी महंगा होता है, कोई भी लेके मिसयूज करता है, ले रहा है कि रिलीजियस पर्पज के लिए और वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। जैसे किसी ने दान दिया तो उसका समाज के लिए उसका फायदा होना चाहिए ना, उस पर स्कूल बने, हॉस्पिटल बने या ऐसा चीजें बने जिससे कि समाज को फायदा हो। तो उसी को मैनेज करने के लिए 1995 में हमने वक्फ एक्ट लाया, उसके थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे वो सब लैंड का डिफरेंट कौन से लोग बोर्ड में रहेंगे, क्या उस पे मानिए उसमें खेती भी हो रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो किसके पास जाएगा, वो सबको मैनेज करने के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा कि एक और चीज है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट दिया, सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाया गया था ये जानने के लिए कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी बैकवर्डनेस, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में, जॉब में कितना है। तो ये जो रिपोर्ट आया था उसने ये रिपोर्ट दिया था कि जो मुस्लिम्स इंडिया में है उनकी हालत जो दलित है उनसे भी खराब है। ये उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था कि गरीबी के मामला में या एजुकेशन के मामला में या एम्प्लॉयमेंट के मामला में जो मुस्लिम है वो ज्यादा बैकवर्ड है। फिर ये रिपोर्ट ने ये भी कहा था जो वक्फ लैंड है, जो इंडाउमेंट्स जो दान में मिलता है ऐसे लैंड का बहुत मिसमैनेज हो रहा है, उसके लिए हमें एक सेपरेट बोर्ड बनाने की जरूरत है ताकि इसका इफिशियंट मैनेजमेंट हो सके। ओके, क्लियर हो रहा है? वक्फ का मतलब सिर्फ आप समझिए क्या है और सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या है, लिख लीजिए एक बार, वक्फ क्या है और सच्चर कमेटी रिपोर्ट। ये मुस्लिम्स का जो सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस एंड उनका जो रिप्रेजेंटेशन जॉब में था उसको लेके था। हो गया? ये चीजें समझ में आ गई। जो नया न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जो अभी गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है कि जो अभी हम न्यू एनसीईआरटी का बुक दे रहे हैं उसमें क्लास 3 एंड 6, क्लास 3 से लेके 6 तक डिफरेंट बुक होता है ना, कोई हिंदी का, कोई इतिहास का, कोई ज्योग्राफी का, कोई सोशियोलॉजी का, कोई मैथ का, कोई साइंस का, होता है ना, इंग्लिश हिंदी सब होते हैं। उनमें हम क्या देखते थे, स्टार्टिंग में हम प्रीएम्बल आजकल देने लगे थे कि बच्चा बचपन से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रीएम्बल है उसके बारे में जाने। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरऑल फिलॉसफी है, जो समरी है, समरी ऑफ द फिलॉसफी, वो समरी भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब समरी करके उसका फिलॉसफी करे तो वो हमारा प्रीएम्बल है। एक पन्ना में हमने लिख दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया कैसा नेशन हो वो प्रीएम्बल बताता है। जैसे उसमें है कि इंडिया का स्टेट कैसा हो, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही है। और इसके जो हमारे सिटीजन है उसको क्या मिलना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब लिखा गया है। तो वो सब चीजें अभी जो न्यू बुक आ रही है उसमें हटा के प्रीएम्बल को हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, व्हाट इज नेशनल एंथम? जनगण मन नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ओके, तो ये हम हटा दें। तो कहीं ना कहीं अब ये विरोध चल रहा है कि आप प्रियम्बल क्यों हटा रहे हैं। कुछ लोगों का जो अपोजिशन है वो कह रहे हैं कि प्रियम्बल इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि उसमें सेक्युलर एंड सोशलिस्ट है, जो अभी की गवर्नमेंट है उसको इस सब वर्ड से थोड़ा दिक्कत है। और वो नेशनल सॉन्ग का, जैसे कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाते हैं लोग, कोई आपको पता है? व्हाट इज द रीजन? आपको पता है व्हाट इज द रीजन? वंदे मातरम कभी पढ़ा है? आपको याद है वंदे मातरम? नहीं याद है? आपको याद है? याद है, बताइए पढ़ के। इसके आगे बस इतना ही, और कुछ
एक्चुअली वंदे मातरम का इसलिए भी विरोध होता है, जो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम नाथ चटर्जी ने। किसका पार्ट था ये? जब सन्यासी रिबेलियन हो रहा था उस समय उन्होंने जो बुक लिखा था आनंद मठ, तो उसको लेके था। अब विरोध क्यों होता है? आपको रीजन पता है वंदे मातरम का क्यों विरोध कुछ लोग करते हैं? वो होता है ना विरोध कि वंदे मातरम हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं होता कि बीजेपी कहती है, सबसे कहते हैं वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो। तो मेन रीजन है, जैसे आप जब पूरा पढ़ेंगे वंदे मातरम, तो एक बार वंदे मातरम का पूरा जो है ये है, दिख रहा है आपको वंदे मातरम? यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जब आप दूसरा पैराग्राफ लाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा धार्मिक बनने लगता है। तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणिम, तो कहीं ना कहीं ये एक धर्म के प्रति एक वो दिखाने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में तो ये लाइन तो ठीक है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि आप अपने जमीन के प्रति वो है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम क्लियर, यहाँ पे मंदिरे मंदिरे गरी तोमी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, मतलब आपका जो प्रतिमा है वो मंदिर मंदिर में गड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक रिलीजन की तरफ है, बायस है। तो इसीलिए इसका और रिलीजियस जो सेक्ट है इसीलिए इसका विरोध करते हैं। जैसे ये सन्यासी मूवमेंट था, साधुओं का जो मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, रिबेल, उसके कॉन्टेक्स्ट में बंकिमनाथ चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो टोन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक रिलीजन की तरफ है। तो एक अगर आप सेकुलर देश में अगर कर रहे हैं तो ऐसा चीज होना चाहिए जो भी आप सिंग कर रहे हैं वो सबको रिप्रेजेंट करे। जैसे आप नेशनल एंथम है तो उसमें है जनगण मन अधिनायक जय, तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ है, उत्कल बंगा, उसमें कोई एक रिलीजन का नहीं है कि एक का हम मंदिर मंदिर करें या एक का मस्जिद मस्जिद करें या एक को कर रहे हैं। तो इसीलिए विरोध होता है, ये बताया नहीं जाता, क्योंकि किसी को भी जो लोग सपोर्ट भी करते हैं कि सबसे वंदे मातरम गाने को लिए बोलते हैं, उनको भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होता है। उनको तो पूरा छोड़िए, पहला पैराग्राफ ही नहीं याद होता है। जो भी आपसे कहें, जैसे जो लोग एकदम कहते हैं नहीं वंदे मातरम गाओ गाओ, उन्हीं से आप कहिएगा आप गा के सुनाइए, तो वो नहीं गा के सुना पाएंगे। एक तो बहुत टफ है, जल्दी याद भी नहीं होता है, और दूसरी चीज है कि इसके बाद किसी को नहीं याद होता है, इतना ही लोगों को याद होता है। लेकिन लड़ाई जो होती है इस पे होती है, जो है ना आगे की, इसका जो नेचर है वो रिलीजियस है। आप यहाँ पे साफ साफ है ना, तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिरे मंदिरे, तुम ही दुर्गा 10 प्रहर हारणिम, है ना यहाँ पे। तो इस सब चीजों को लेके विरोध होता है। जैसे जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था तो उस समय भी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय भी वंदे मातरम बोलते थे इस लाइन के लिए। लेकिन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे मैक्सिमम, उनका मेन था कि जो सारे जहां से अच्छा इकबाल ने लिखा है उसको बनना चाहिए नेशनल एंथम, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। आपने सारे जहां से अच्छा वाला पोएम पढ़ा है, आपको पढ़ के असली नेशनलिज्म उसमें आता है। इकबाल एकदम सबको पता था कि मतलब एक कंसेंसस था, सब लोग चाहते थे वही बने। लेकिन इकबाल ने बाद में पाकिस्तान की मांग कर दी और उन्होंने एक बहुत ही कट्टरवाद वाला पोएम बाद में लिखा, इसीलिए विरोध हो गया। जैसे अगर इकबाल ने पाकिस्तान का मांग नहीं किया होता, 1940 के बाद वो लगातार मांग करने लगे और बाद में उन्होंने एक पोएम लिखा। जैसे आप सारे जहां से अच्छा पढ़िए, आपको असली वाला जो नेशनलिज्म लगेगा वो यहां से लगेगा। ये सारे जहां से अच्छा एक एक लाइन में जोश आता है, लगेगा कि हाँ यही है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, मतलब मैं कहीं पे भी रहूं हमेशा मेरा मन देश में लगा रहता है, मतलब मैं कहीं पे भी रहूं। गुर्बत में अगर मैं दुखी भी रहता हूं लेकिन जो मन का है वो हमेशा देश में होता है। समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा, कि हर वक्त मैं उस देश में निहित हूं। फिर अगला लाइन कहता है, पर्वत है सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, यह संतरी हमारा ये पासवा हमारा। संतरी का मतलब और ये पासवा का मतलब यही हमारा रक्षक है, जितना भी हमारा प्रोटेक्टर है ये यही है। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रस के जहां हमारा। ठीक है, कि कितनी नदियां खेलती हैं, और कहीं ना कहीं इसको देख के जो रोमांटिसिज्म आता है वो यहीं से आता है। उन्होंने लिखा है कि आबरू ये गंगा वह दिन है याद तुझको, उतरे तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मतलब जब हम इस्लाम लेके आए थे लेकिन कहीं ना कहीं हम यहीं के होके रह गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पे लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इन्होंने धर्म को लेकर बोला कि कहीं पे भी ये हमें आपस में लड़ाई के लिए नहीं सिखाता है।
एक दिन मैं कह रहा था ना, एक इसमें लाइन है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां तक, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे, यूनान हो, मिस्र हो, रोम हो, सब मिट गए, लेकिन भारत का जो अभी सिविलाइजेशन है अभी भी वैसे है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम अभी भी उसको पाते हैं, अभी भी उसमें जीते हैं। अभी भी हमारा जो शादी का तरीका है वो वैदिक ही वाला है, तो आग की तरफ चारों तरफ घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशन है अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उस समय जो खाना खाते थे वही अब भी खा रहे हैं। जो हमारा दाल चावल रोटी था वो कंटिन्यूटी में है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अभी भी है वो है। ठीक है, तो इसको देख के लगेगा कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अभी आप अपना नेशनल एंथम भी पढ़ते हैं, जनगण मन, उतना जोश नहीं आता है जितना आप ये पढ़ के लगता है कि हाँ यही है। ठीक है, लेकिन इसका विरोध क्यों होने सका? सेम इकबाल ने बाद में जब वो कट्टर हो गए तो उन्होंने ये लिखा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ठीक है, मतलब कट्टरवाद वाला वो बन गए। पहले वो आदमी एकदम कह रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, यही था ना ऊपर लाइन में। यहाँ पे देखिएगा लिखते हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मगरीब की वादियों में गूंजे आवाज हमारा। मतलब है कि एकदम हम मार पीट खून खराबा कुछ भी करने को तैयार है। वो आदमी पहले, आप पहले की देखिए, पहले के लाइन में देखिए कितना, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। सेम इकबाल ने लिखा है। सेम इकबाल ने लिखा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सारा जहां इन्हीं का वतन है, इन्होंने ये लिख दिया। आगे गेटिंग ना, कि वही आदमी कितना ज्यादा कट्टरवाद की तरफ चले गए। खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, तो दैट इज, ये रीजन था। वरना अगर इकबाल का जो ये वाला पोयम था 1930 तक, हर एक फ्रीडम फाइटर का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये श्योर था कि यही हमारा नेशनल एंथम बनेगा। ये काफी रोमांटिसिज्म वाली थी। आगे गेटिंग ना, कि ऐसे मुझे भी अभी भी लगता है कि इससे अच्छा पोयम हो ही नहीं सकता। अभी भी मेरे अंदर जो नहीं होता है कि इस पोयम को पढ़ने के बाद एक नए तरीके की देशभक्ति आती है। आप पढ़िएगा कभी ध्यान से, बड़ा अच्छा लगता है। इतना रिदम आ ही नहीं सकता किसी भी पोयम में। अभी भी आप कितना भी गाना सुनते होंगे, देशभक्ति गाना आता है ना देशभक्ति पिक्चरों में, लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं इसके आगे। क्योंकि हर एक लाइन में एक नहीं है कि पिरो के लिखा है, दैट इज ए रोमांटिक, मतलब होता है जो नेशनलिज्म के प्रति, वो यहाँ से आया है। ओके, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ओके, तो दीज आर द लाइंस। क्लियर हो रहा है कि क्या मैं ये समझाना चाहता हूं? जो चीजें डिबेट चलती हैं कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, क्यों हम नहीं नेशनल सॉन्ग करते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि वंदे मातरम का क्यों विरोध होता है। वंदे मातरम का विरोध जो बीच की लाइन है वहां पे साफ साफ रिलीजियस है, इसीलिए होता है। तो हमेशा जैसे जब सुभाष चंद्र बोस भी जब आजाद हिंद फौज लेकर अटैक करने जा रहे थे, तो उन्होंने जब सेना बना रहे थे तो अपने एक सिपाही से बोला कि एक ऐसा चीज बनाओ जिससे विरोध ना हो, हिंदुओं को भी इतना अच्छा लगे, मुस्लिम को भी इतना अच्छा लगे। तो उनका एक स्काइप प्रपोजल आया, एक ने कहा कि हम लोग अपना स्लोगन जय हिंद रखेंगे। तभी से जय हिंद फेमस हो गया। जय हिंद न ही किसी मुस्लिम को ऑफेंड करता है, न ही किसी हिंदूज को, सबके लिए वो उतना ही है कि जय हिंद। हिंद एक ज्योग्राफिकल रीजन है, किसी पर्टिकुलर से नहीं है, तो दैट इज द थिंग। सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम का नहीं नारा दिया था। उन्होंने वंदे मातरम को इसीलिए करा था क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसा चीज आना चाहिए दैट शुड बी द एक्सेप्टेबल टू द एवरीवन। उस पर पूरा उन्होंने डिस्कशन कराया था और बाद में सब लोगों ने कहा था कि जय हिंद शुड बी द मेन स्लोगन पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? दिस इज द मेन थिंग। आगे बढ़े। ये सब चीजें कुछ उतनी नहीं है, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मेन है कि सोशल बेनिफिट ऑफ द स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन। व्हाट इज दिस सोशल स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन? व्हाट इज मीन बाय दिस? स्टॉक मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट। जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, होता है ना कि कंपनी में मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लोगों से पैसे लेना है, तो मैं क्या करूंगा, शेयर निकाल दूंगा कि आप मेरा शेयर खरीदे, अभी मैं कंपनी लगा दूंगा, आप पैसे देंगे, उससे मेरी जब कंपनी बड़ी होगी तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और बेनिफिट भी दूंगा।
जब मेरी कंपनी बढ़ेगी तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, होगा ना। कंपनी जैसे मैंने 100 शेयर बेचे और सबको लगेगा कि अरे ये तो अब करोड़ों में कमाने वाला है, तो पहले जिस शेयर का दाम था 1,000 रुपए, वो बढ़ के हो जाएगा ना 5,000 रुपए। मानिए आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो पहले वो 1 लाख का था, अब क्या होगा 5 लाख का हो जाएगा, आपका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ 2 साल बाद ही। तो कहीं ना कहीं शेयर यही होता है कि जब नई कंपनी होती है या कोई पुरानी भी कंपनी होती है वो अपना शेयर देता है। जैसे पुरानी कंपनी उसको भी तो एक्सपैंड करना होता है, उसके पास कम पैसे हैं, जैसे टाटा है, टाटा को भी शेयर क्यों बेचना पड़ेगा, उसको 2-4 कंपनी और लगाना है, तो उसके पास जो पैसे और ज्यादा नीड है तो वो बड़ा कंपनी लगाएगा। आम जनता क्यों खरीदेगी, उसको लगेगा कि अभी तो टाटा का ग्रोथ होगा फ्यूचर में, अभी मैं खरीदूंगा 500 में, आगे आने वाले टाइम में 1200 में बेचूंगा। तो शेयर एक तरीके से सही है, शेयर तो सही है, कंपनी तभी तो बढ़ेगी। जब मेरे पास पैसा नहीं है मैं नया कंपनी कैसे लगाऊंगा, लोन जल्दी मिलता नहीं है, बैंक की भी अपनी कैपेसिटी है। तो शेयर मार्केट में ये होता है कि लोग ही अपना शेयर खरीद लेते हैं, जिनके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा चांस होता है, क्योंकि लोन लेने में आपको जाके कोलैटरल देना पड़ेगा, ऑफिसर के पास जाके 50 चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर हो रही है। तो शेयर मार्केट ये होता है कि मैं अपना शेयर बेच दिया आपसे। जैसे मैंने मानी ये कंपनी खोली, एक कंपनी का 1 करोड़ का वैल्यूएशन है, मैंने क्या किया, मैंने अपना आधा शेयर बना के बेच दिया कि 0.1% को मैंने 10,000 रुपए डाला। यही होता है ना, शेयर 0.00 में परसेंटेज में होती है। आप थोड़ा भी शेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का आपका मालिकाना हक होता है, लेकिन बाद में आप बेच के चले जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा बेनिफिट से बेचते हैं। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है। लेकिन दिक्कत है कि स्पेकुलेशन से दिक्कत है। स्पेकुलेशन का मतलब है शेयर कैसे चलता है, कंपनी आई, कंपनी मार्केट में बेची, आप लोगों ने खरीद लिया, फिर क्या होता है, जो शेयर मार्केट होता है लोग आपस में खरीदते हैं कि इन्होंने मेरा शेयर खरीद के रखा है, दूसरे वाले से बेचा। जैसे दूसरे वाले के पास पैसा ज्यादा है, उसको लग रहा है कि बैंक से ज्यादा मैं शेयर मार्केट में पैसे दूं तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, और दूसरे वाले को लग रहा है कि मुझे पैसे की नीड है, अभी शेयर बेच दूं, कुछ कमा लूं, फिर अपना काम कर लूं, बाद में फिर खरीदूंगा। तो लोग जब आपस में करते हैं, दिस इज द शेयर मार्केट। 2 तरीके से होता है, पहला होता है प्राइमरी शेयर जो कंपनी डायरेक्ट बेचती है, और बाद में लोग आपस में बेचते हैं। हो गया ना, क्लियर हो रही है चीजें। दिस इज द शेयर मार्केट। अब एक स्पेकुलेशन आता है। स्पेकुलेशन ये आता है कि लोग, जैसे 10 कंपनियां चल रही हैं, किसी कंपनी ने का जैसे शेयर का मार्केट हल्का सा बढ़ 100 रुपए का उन्होंने खरीदा और 105 रुपए हुआ, तुरंत बेच के उन्होंने 5 रुपए कमा दिया। फिर कोई कंपनी का शेयर घटता भी है, कोई कंपनी घाटे में लगती है, जैसे अदानी अभी घाटे में लग रही थी, शेयर गिर गया था, फिर जब वो बेनिफिट होती है तो शेयर बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं मार्केट में बैठे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देते हैं। जैसे फायदा तब होगा जब 1 साल बाद आप मांगे ना पैसा, अब आप हर 1 दिन बाद ही कह रहे पैसा दो, वापस दो, तो वो कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी ना। आदमी अभी 1 करोड़ लगा के स्टार्ट किया बिजनेस और 1 ही महीने बाद आपने पैसे स्टार्ट कर दिए मांगने, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को ग्रो करने में 1 साल 2 साल 3 साल तब जाके ग्रो होता है। तो जो स्पेकुलेशन होता है, जो तुरंत बेचते हैं कमाने के लिए, कि एक कंपनी का बेचा, जिसका गिरा है उसका खरीद लिया, फिर जिसका बढ़ा तुरंत बेच के जिसका गिरा है उसका खरीद लिया, होता है ना। समझ में आ रही है कि जो डिफरेंस होता है, उन्होंने खरीदा 100 में 110 में बेचा तो 5 रुपए का 10 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। वो वेट नहीं करते हैं कि 2 साल 3 साल बाद जब कांस्टेंट ग्रोथ होगा तब फायदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेकुलेशन को माना जाता है कि कंपनी के लिए फायदा नहीं है, सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीजें ये हो रही हैं कि मैंने अपना शेयर बेचा, समाज को क्या फायदा हुआ, कुछ बना होना तो नहीं, आपने तुरंत खरीदा, तुरंत बेचा। जब आप कुछ देर सर्विस क्या दिया समाज को, जैसे मैं एक शेयर को 100 रुपए में खरीद के 110 रुपए में बेच के 10 रुपए कमा लिया, तो जो 10 रुपए का कमाया भले, लेकिन समाज को कुछ फायदा हुआ। जैसे नॉर्मल कोई प्रोडक्शन होता है, मैं वर्कर हूं किसी कंपनी में, कपड़े कंपनी में, मैं कपड़े बनाने में, धागा सिलने में या जो भी करने में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं, किसी को कपड़ा मिलता है, कुछ मिलता है ना। लेकिन शेयर मार्केट में तुरंत थोड़ी किसी को मिलता है, वो भले 110 रुपए कमा ले, पर आम जनता को, समाज में वो चीजें नहीं जाती हैं। जैसे जुआ होता है, जुआ में कोई फायदा होता है, जुआ में 4 लोग बैठ के खेल रहे होते हैं, एक हारा एक जीत गया, ओवरऑल समाज को थोड़ी फायदा होता है। जुआ का खेल ऐसा होता है कि 2 लोग हारेंगे तभी 2 लोग जीतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों जीत के जाए। जुआ में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जितने खेल रहे सब जीते, किसी को लॉस होगा, वही जाके किसी को गेन कराता है। लेकिन मानिए एक खेत है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 को फायदा हो जाएगा ना। अरे 10 लोग मिल के अगर 100 क्विंटल प्रोड्यूस किए तो सभी आपस में बांट कर सकते हैं, सबको फायदा हुआ। इसमें तो है नहीं कि एक को घाटे लगेगा तो एक को फायदा होगा, जो जुआ का होगा। स्टॉक मार्केट को कई बार कहा जाता है कि जुआ का खेल है। जब मैं अगर 110 का 120 में बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा, कोई जब 110 में खरीदेगा तो उसको क्या होगा,
लॉस होगा ना किसी को, जैसे जो सस्ते में, मानिए फिर मार्केट गिर गया, तुरंत तुरंत में थोड़ी ग्रो कर रहा है कंपनी। क्लियर हो रहा है ये चीजें। जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखिएगा कि कई लोग ऐसा सुनाई देता है कि ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में बर्बाद हो गए, ये सब चीजें कॉमन होती है, आप लोग सुनते होंगे। स्टॉक मार्केट इज लाइक द क्या है, गैम्बलिंग, जुआ ही है। तो इसीलिए अभी जो बजट हमारा आया, बजट में हम जितने भी गेन शॉर्ट टर्म था वो हमने उस पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसी को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा था। बजट में जो पहले हम शॉर्ट टर्म गेन, जैसे तुरंत हमने स्टॉक खरीदा, तुरंत हमने अपना स्टॉक बेचा और उस पर जो पैसे कमाए उस पर पहले कम टैक्स था, अभी बढ़ा के गवर्नमेंट ने ऊपर कर दिया, 12.5% कर दिया कि अगर आप 10 रुपए का फायदा कमाते हैं तो 1 रुपए आप गवर्नमेंट को, 1 रुपए या 1 रुपए 1.5 रुपए आप देंगे। क्लियर हो रही है। अब यहां पे ये एनालिसिस हो रहा है कि ये सरकार करी है सही है कि गलत है। आपको क्या लगता है? अभी समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट क्या है? आप अभी आई हैं, आपको समझ में आया है? आपको नहीं समझ में आया? स्टॉक मार्केट है जैसे कि कोई कंपनी स्टार्ट करती है, उसके पास पैसे नहीं है, तो तरीका ये है कि अपना एक किसी पेपर पे जो लीगल हो उस पे लिख के दे दे कि ठीक है मैं अपने कंपनी का 1% का शेयर आपको देता हूं। जैसे बाद में 1 साल बाद जैसे आप एक शेयर को वो बेचे 10,000 रुपए में, और 10,000 के बदले आपको कहे कि 1% का शेयर है, कि इसमें 1% आप मालिकाना है, कि कभी मैं जब फ्यूचर में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा तो 1 लाख आपका होगा। 1% का यही हुआ ना, तो शेयर हो गया। तो आपको लगेगा कि 1-2 साल बाद जब कंपनी करोड़ों में कमाएगी तो अभी तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे हर साल फायदा होगा, स्टॉक भी आपके पास रहेगा और जो बेनिफिट होगा उसमें शेयर होगा। क्लियर हो रहा है? शेयर मार्केट का यही है कि नई कंपनी कैसे स्टार्ट होगी। आप डायरेक्ट बैंक में जाएंगे, बहुत जरूरत होती है आपको, कोलैटरल देना पड़ता है। कोलैटरल का मतलब समझ नहीं है ना, गिरवी कुछ रखना पड़ता है आपको, जमीन, आपका रिजल्ट, आपका कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको गिरवी नहीं देना पड़ता, सिर्फ इतना प्रॉमिस करना होता है कि आपका जब बाद में बेनिफिट होगा तो उसका शेयर आपको मिलेगा। यही है शेयर मार्केट, दैट इज द थिंग। लेकिन दिक्कत है कि जैसे कंपनी आपको बेची और बाद में क्या होता है, लोग आपस में करने लगते हैं, वही स्टॉक मार्केट बन जाता है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी होता है, पहले लेवल पे फ्रॉम द मेन कंपनी टू द पीपल बाई, फिर लोग आपस में करते हैं कि जैसे आपने खरीद लिया, अब उनको लग रहा है कि वो कंपनी ग्रो करने वाली है, प्लीज कंपनी ग्रो करने वाली है, तो क्या होगा कि उसका रेट बढ़ जाएगा ना। पहले आप जो 1,000 में खरीदी है या 10,000 में खरीदी है, जब मेरी कंपनी बढ़ गई, जब लोगों को ये होने लगा कि ये तो काफी प्रॉफिट होगा, तो वो लोग जो 10,000 का शेयर है उसको 50,000 में खरीदने को तैयार होंगे। यही मेन चीज है। लेकिन अगर आप जो पैसा मुझे शेयर में खरीदी है वो मांगने आ जाए 1 महीना बाद कि ये अपना ये वापस लीजिए, ये जो पेपर है लीगल, और मुझे पैसा दीजिए, तो क्या होगा, मेरी कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी ना। कोई कंपनी ग्रो करने में 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम लगता है। तो वही गवर्नमेंट कह रही है कि हमने शॉर्ट टर्म पे अभी टैक्सेशन बढ़ाया, लॉन्ग टर्म पे तो हमने उतना ही रखा है। अभी जो पहले जो शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स था उसको बढ़ा के 12% कर दिया। तो ये डिमांड था कि इससे क्या फायदा होगा। ओवरऑल जो बात चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो शॉर्ट टर्म का स्टॉक एक्सचेंज का जो भी बाइंग परचेजिंग होता है वो जुए के जैसे होता है, कि तुरंत तुरंत खरीदने का मतलब आपको घाटा हुआ, आपको फायदा हुआ, तुरंत तुरंत तभी खरीदें, तुरंत तो वैल्यूएशन बढ़ेगा नहीं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि एक हम अंदाजा लगाएं कि ये कंपनी बढ़ने वाली होती है। एक तो रियल में ग्रोथ होता है, एक होता है स्पेकुलेशन, होता है ना, दांव लगाते हैं। स्पेकुलेशन जैसे सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैच फिक्सिंग कैसे होता है। मैच के पहले क्या होता है कि विराट कोहली इस बार 100 रन मारेगा, तो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, मारेगा, उसी पे लोग पैसा लगा लेते हैं कि अगर शतक मार दिया तो मेरा 1,000 रुपए, अगर 0 पे आउट हो गया तो आपको देना पड़ेगा। यही होता है ना स्पेकुलेशन। सेम एक स्पेकुलेशन होता है स्टॉक के साथ, कि किसी कंपनी का कि जैसे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि अदानी का बन रहा है बीजेपी के साथ, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, अदानी खूब आगे जाएगी, तो उसी के चक्कर में वो जो उनका स्टॉक मार्केट में जो पैसे होता है शेयर, मानिए कंपनी ने बेचा आपको 800 रुपए में, लेकिन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब तो अदानी बढ़ने वाला है, तो वो 800 रुपए को वो 8,000 में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू तो कंपनी ने बेचा आपको, लेकिन लोग जो आपस में ट्रेड करते हैं स्टॉक का। क्लियर हो रही है चीजें, कैसे स्टॉक मार्केट का गेम चलता है। जैसे आप कंपनी से खरीद रहे हैं वो तो कंपनी को जा रहा है, लेकिन लोग जो आपस में स्पेकुलेट करके फ्यूचर को लेकर लगते हैं करने, उसमें फायदा नहीं होता है, उसमें वो गैम्बलिंग हो जाता है। अगर मानिए उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जो 800 का 8,000 को लेके खरीदा है, तो वो तो गैम्बल हो गया, उसका हार गया, वो 8,000 जो बीच में 7,000 का घाटा हो गया। तो दैट इज द मेन थिंग
क्यों बिकता है आपस में? जैसे आपके पास लगा कि 800 में खरीद लेते हैं और मेरे पास पैसा ज्यादा है, बैंक में जाऊंगा तो बैंक में उतना इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, अदानी का ग्रोथ ज्यादा तेज होगा। बैंक मानिए 10% रेट दे रहा है, आपको लग रहा है कि अदानी 20% से ग्रो होगा, 800 का मैं 870 रुपए में बेचूंगी। क्लियर हो रही है? तो इसीलिए लोग बैंक में नहीं जाते, शेयर मार्केट में जाते। जैसे क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक में जाके दे दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मुझे शेयर में मिलेगा, इसीलिए लोग वो करते हैं। लेकिन बीच में ही लोगों को नीड भी तो आ जाती है, किसी के घर का तबीयत खराब हो गया तो वो अपना शेयर बेचेंगे, कंपनी तो तुरंत लेगा नहीं, तो आपस में ही बेचना होता है। तो उनको चाहिए कि कोई बायर चाहिए और दूसरे वाले को चाहिए कि उसको लग रहा है कि कोई बेचे तो मैं खरीदूं। शेयर मार्केट में एक नंबर ऑफ शेयर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कंपनी 100 ही तो की होगी, लेकिन आपस में रेट क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी को लगता है कि उस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा। किसी किसी का शेयर गिर भी जाता है, आप लोग देखते होंगे कि उसका गिर के 800 से गिर के 200 पे आ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी अब ग्रो नहीं करने वाली है, इसका कुछ घाटा होने, जैसे किसी के खिलाफ केस हो जाता है तो तुरंत उस कंपनी का गिरने लगता है। जैसे बीच में मैगी के खिलाफ लीड वुड को लेकर केस हो रहा था तो लोगों ने तुरंत उसका बेचना शुरू किया, उनको लगा अब तो गायब हो जाएगा, अब तो चलेगा नहीं। पतंजलि का यही हाल हो रहा था बीच में। क्लियर हो रही है चीजें कैसे शेयर मार्केट का चलता है? अदानी का भी चला था। तो ऐसे होता है कि पहले कंपनी जाके आम जनता को बेचेगी, वो आम जनता आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जिसके पास ज्यादा है वो खरीदेगी उस समय, बाद में उसको घर बनवाना है, किसी का तबीयत खराब हो गया तो वो सोचेगी कि मेरा स्टॉक कोई और खरीद ले, और दूसरे वाले को लगेगा कि स्पेकुलेट करेगा कि ये वाली कंपनी ग्रो करने वाली है, तो वो क्या करेगा, वो खरीद बिक्री स्टार्ट हो जाती है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म है, जैसे आपने अंबानी से खरीदा तो वो तो लॉन्ग टर्म का हो गया ना, कि आप सोच रहे हैं कि एक साल बाद जो ग्रो होगा उसका 2% मिलेगा, 4% मिलेगा, 10% मिलेगा। लेकिन जो तुरंत तुरंत खरीदते हैं उनको क्या, वो स्पेकुलेट करें कि तुरंत अभी गिरेगा, इसका लोगों में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक 100 है। तुरंत न्यूज सुन के लोग नहीं कहते हैं कि अब तो बहुत बढ़िया हो गया, इसका खरीद लेते हैं, करोड़पति बन जाएंगे। स्टॉक में बहुत कम लोगों को फायदा होता है, ये रियलिटी है। सबको लगता है दिस इज वेरी इजी, लेकिन मैक्सिमम लोग, आप सुनिएगा कि मैक्सिमम लोग लूज करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो असली में वही गेन करता है जो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, जो दिन रात 10 वो स्क्रीन लगा के एकदम पूरा बैठे रहते हैं और वो बहुत हाई लेवल पे करते हैं। मेरे एक कजन थे, वो आईआईटी मद्रास से किए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। वो छोड़ के स्टॉक मार्केट में शुरू कर दिया। पहले गए गुरुग्राम में, उन्होंने किसी दूसरे ऐसे शेयर मार्केट वाले कंपनी में कल को खुद कर लिया। तो उन लोगों का मैं देखता था कि उस दिन रात स्क्रीन पे लेके बैठते हैं, वो लॉट मारते हैं, जैसे ग्राफ ऐसे जाता है शेयर मार्केट का, ऐसे ऐसे होगा, उनका लगेगा कि थोड़ा भी डिफरेंस आ रहा है, वो बैठे रहेंगे लेके अपना शॉर्ट, और वहां पे लॉट कुछ कहते थे वो लोग। मैं हाँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था वो, लेकिन मेरे साथ वो रहे थे 6 महीना, तो मुझे देखता था ये क्या पागलों जैसे वो दिन रात यही करते थे कि इतना लॉट मारा, ये लॉट मारा, गोल्ड वोल्ड सब खरीदते थे। तो वो हल्का सा परसेंटेज का भी वो फायदा उठाते थे। जैसे होता है ना कि 10 पैसे भी बढ़ा तो उन लोगों का जो खरीद बिक्री होता था वो 40 लाख 80 लाख, एक लॉट 40 लाख का होता था उस समय। अब मुझे नहीं पता कितने का होता है। हाँ, कुछ ऐसे था, मतलब वो लोग आपस में बात करते थे। मैं एक्सपर्टाइज नहीं हूं, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि क्या लॉट होता है। आर यू गेटिंग ना, कि वो लॉट मारते हैं तो उनका गेट, आप हमको क्या लगेगा, अब हम लोग 2 घंटे बाद सोचेंगे कि अब बढ़ रहा है तो बेच दें, पता चले तब तक गिर जाता है, और जब गिरता है तब हम खरीद लेते हैं, तो तब लगता है कि और गिर गया। उनकी बहुत एक्सपर्टाइज है, वो दिन भर में 10 बार खरीदते हैं, 10 बार बेचते हैं। वो 10-10 पैसे का जो ऊपर नीचे होता है उसी से कमाते हैं। आर यू गेटिंग ना? उनके पास बहुत हाई ग्रेड का कंप्यूटर होता है, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है मार्केट में, उनके पास तुरंत न्यूज आता है, उनके पास 10 एनालिसिस होता है तब भेजता है। आम जनता के पास उसमें एक्सपर्टाइज नहीं होता। आम जनता बाय द वे 2 बार 4 बार अगर बेनिफिट भी आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आम जनता को वो हारना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं। आर यू गेटिंग ना? और उनका ये है कि वो लोग बहुत, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाके करते हैं, मतलब करेंगे इंडियन मार्केट का। वो सब रात में भी जगते थे, वो रात में भी बैठे हैं। तो मैं कहा अभी क्या कर रहे हो, तो कह यूएस का मार्केट खुला है, उसमें वो लगाते थे। मैं एकदम देख के कि क्या वो करोड़ों में अभी खेल रहे हैं। उनका इस समय दुबई में फ्लैट खरीद लिया, दुबई में अपना सब कुछ बना लिया, क्योंकि अभी तो बहुत पैसे हैं। लेकिन मैं और लोगों को देखता था जो मेरे नॉर्मल, वो तो आईआईटी मद्रास से किया था, सब कुछ था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और किस लेवल पे, लेकिन मैं और जो अपने रिलेटिव को देखता हूँ जो नॉर्मल है, वो लोग सब कुछ हम ना गवा दिए, क्योंकि दे जस्ट, उनको लगा कि और लोग बेनिफिट हो रहा है, तो उनको एक्सपर्टाइज
एक्सपर्टाइज नहीं थी, जो एक्सपर्टाइज नहीं रहेगा वो हारेगा, आज नहीं तो कल हारेगा। नॉर्मल जितने भी लोग मेरे रिलेटिव हैं वो सब हारे हैं, सब गवाह हैं, बाद में वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ वो इंसान जो आईआईटी मद्रास से किया था, उसका बहुत हाई एक्सपर्टाइज था, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया था, वो जीतता है। वो हमेशा, उसका भी लॉस लगता है कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम ही इज इन द प्रॉफिट। तो आज यू गेटिंग ना कि ये क्या मार्केट है। हम लोग जो करेंगे दैट इज नॉट एक्सपर्टाइज। हम तभी गेन कर पाएंगे जब हम असली कंपनी में लगाएं, कि कंपनी 4 साल बाद टाटा में हम बेचेंगे। आज यू गेटिंग ना, जैसे ये जो तुरंत तुरंत खरीदने वाले में हम नहीं जीत सकते हैं। आज यू गेटिंग ना कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे चलता है, दैट इज द मेन थिंग। तो वही सरकार ने टैक्स इस पे शॉर्ट टर्म पे बढ़ा दिया कि आप तुरंत तुरंत खरीद बिक्री करेंगे तो वो कंपनी फ्लक्चुएट करेगी ना, तुरंत आप पैसा मांगने चले जा रहे हैं लेके। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म वाला अच्छा नहीं है। दिस इज लाइक द गैम्बलिंग। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। लेकिन आप लंबे टर्म के लिए देते हैं तो वो कंपनी क्या करेगी, पैसा लेके अपना नया बिजनेस करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और ओवरऑल सबका ग्रोथ होगा। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म गेन एंड द लॉन्ग टर्म गेन। क्लियर हो रहा है स्टॉक मार्केट क्या स्पेकुलेशन? इस फोरकास्ट तो होता है कि पूरा आप डेटा के साथ करते हैं। जैसे मौसम विभाग का होता है मानसून का आज होने वाला है, तो वो तो बहुत सियोरिटी के लिए होता है। स्पेकुलेशन होता है कि आज विराट कोहली शतक मारेगा। फोरकास्ट इज वेरी डिफरेंट। तो वो मिसयूज होता है उस वर्ड का। स्पेकुलेशन असली वर्ड है, जो रियल टर्म होता है वो स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब आपके पास डेटा नहीं है, आप अंदाजा मार रहे हैं। होता है ना कि अंदाजा से, दैट इज द स्पेकुलेशन। फोरकास्टिंग नॉर्मल हम एग्जैक्ट मैनर में, जो जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो पूरा अपना डेटा वोटा कैलकुलेट करके बोलती है कि आज बारिश होगा, आज यहाँ पे धूप होगा, दैट इज द फोरकास्टिंग। क्लियर हो रहा है? स्पेकुलेशन मेनली हम जुआ में, गैम्बलिंग में, ये जो बेटिंग होता है इस सब में होता है। स्पेकुलेशन अंदाजे पे मारना होता है, तुक्का मारना। क्लियर हो गया? फोरकास्टिंग में ये हो सकता है ना, जैसे कि कुछ न्यूज पे भी फोरकास्टिंग होता है, कि जैसे ये होता है कि किसी जगह बिडिंग में निकल गया अदानी का, अदानी को अब लगा, जैसे अदानी, अंबानी, टाटा ने सबने किसी माइन के लिए बिडिंग किया है, मानी क्रिटिकल कोई मिनरल निकल रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा माइंस है, और वहां पे ये हो गया कि अदानी जीत गया, ठीक है, अदानी को बिडिंग मिल गया, तो वहां पे फोरकास्ट होगा कि अब जो मनी है स्पेकुलेटेड, इनका शेयर ये होगा। लेकिन जो नॉर्मल हम आम जनता अंदाजा लगा के मारते हैं ना कि कल पक्का आने वाला है, दैट इज द स्पेकुलेशन, दैट इज द जस्ट एक अंदाजा पे हम लोग मारते हैं, उसके पीछे डेटा नहीं होता है। ओके, यही ये कह रहे हैं, इन्होंने बाद में जस्टिफाई किया कि ये जो शॉर्ट टर्म है वो भी अच्छा है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तभी चलता है शॉर्ट टर्म वाले जो है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मानिए लॉन्ग टर्म वाले ने खरीद लिया, उसको भी तो कभी बेचना होगा ना 4 साल 5 साल बाद, अब उसको भी तो जरूरत आएगा ना। तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले फटाफट खरीद बिक्री करते हैं, वही तो इनका भी खरीदते हैं। अगर ये है ही नहीं तो लोग को एक लिक्विडिटी ऑफ मनी होता है ना, जैसे आपके पास कोई धन हो, लोग जल्दी जमीन खरीद के कतराते हैं एज कंपेयर टू द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आप तुरंत बिक जाएगा, जमीन के लिए पहले कोई आए, देखे, दाम लगाए, उसके बाद मकान बिकता है, तो वो प्रोसेस में 6 महीना लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर स्टॉक कोई खरीद के रखे और बेचने में ही 3 महीना लग जाए तो वो क्यों खरीदेगा। तो इन्होंने बाद में यही जस्टिफाई किया है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके कारण भी ये मार्केट चलता है और लॉन्ग टर्म उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन ओवरऑल मुझे तो खुद लगता है कि दिस इज स्टॉक मार्केट एक जुआ ही मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म है, तो किसी का फायदा नहीं होता है। आप कंप्यूटर लेके बैठे हैं, एक मानिए कोई नॉर्मल भी खेत में एक किसान कर रहा है, तो 1 साल बाद किसी को धान तो मिलेगा, चावल तो मिलेगा, गेहूं तो मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आपस में ही पैसा लगा के एक दूसरे का कर रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, कोई अपना मकान बेच के उसका पैसा चुका रहा है, दैट इज द कंडीशन। तो कभी कभी मुझे ये फॉरकास्टिंग आई, मतलब मैं जनरली नहीं इसको किसी को बोलता हूँ करना चाहिए, हाँ, क्योंकि एक बार घाटा लग जाता है, इसमें लगता है जैसे जुआ में नहीं लगता कि इस बार तो जीत जाऊंगा, सब हारा हुआ बराबर कर दूंगा, फिर वो दोबारा हार जाता है, फिर बेचे। मेरे एक रिलेटिव है, एक मेरे दोस्त के रिलेटिव, मेरे खास रिलेटिव नहीं है, वो सब कुछ बेच के, और ये हालत हो गई कि उनका मेंटल स्ट्रेस हो गया, वो भाग गए थे 10 दिनों तक, लोगों ने ढूंढा ऊढा, फिर उनका जमीन वमीन बिक गया, तब वो वापस आए। उनको मेंटल स्ट्रेस से वापस आने में कुछ नहीं तो 2-3 साल लग गए थे। ऐसे ही होता था ना, वो सब लगा दिए दांव पे कि अब जीतूंगा अब जीतूंगा। ही लॉस्ट एवरीथिंग, दैट वाज द कंडीशन। द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड एड्रेसिंग इट, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि मानिए जो वायलेंस होता है, जैसे आप किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, किसी औरत के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसे केस में एक तो उसके साथ वायलेंस हो ही गया,
कहीं ना कहीं मेंटली उनको डिप्रेस किया गया, जो भी किया गया। उन्होंने कहा इससे ज्यादा वायलेंस होता है जब वो केस लिखाने जाती है, पुलिस उससे ज्यादा वायलेंस करती है पूछ पूछ के कि हुआ नहीं हुआ। पहले तो पुलिस ये लगती है कि ये सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, कैरेक्टर कैसा है, ये सही टाइप की नहीं है, ये सबसे शुरू होता है। फिर जाके जज और लॉयर उनकी धज्जियां निकाल देते हैं। तो ऐसे केस में ये डिस्कशन मेन हो रहा है कि जितना सच में वो प्रताड़ित नहीं होती हैं उस असली वायलेंस से जो हुआ है, ये एक जस्टिस जो ढूंढने के चक्कर में उससे ज्यादा वायलेंस का वो शिकार होती हैं। इसीलिए इंडिया में जो होता है रिपोर्टिंग कम है, नॉर्मल किसी के साथ हो भी जाता है तो वो नहीं जाते हैं। इन्होंने किया कि दुनिया का जो सबसे कम डाइवोर्स रेट है वो इंडिया में है, 1% से भी कम है। जो हमारा वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट डाइवोर्स है वो होता ही नहीं है। पहली बार तो कोई अप्रोच नहीं करता, और अप्रोच करने के बाद भी इतना उसमें कॉम्प्लिकेशन है कि चीजें नहीं हो पाती हैं, वो फंसी की फंसी रह जाती है। और वो जो औरत जो जस्टिस के लिए जाती है और ज्यादा उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है। दैट इज द थिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें, यहाँ पे लिखा है ना कि गेटिंग द जस्टिस इन इंडिया कैन लीड टू ए लॉट ऑफ इनजस्टिस, और अन्याय होगा आपके साथ। दैट इज द मेन थिंग। फर्दर ये कह रही है कि जो नियरली मोर देन 50% जो वुमेन है उनको साथ कभी न कभी जो खास उनका रिलेटिव होता है, खास कर हस्बैंड, कहीं न कहीं डोमेस्टिक वायलेंस किया रहता है। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक जैसे एक केस दिया है कि एक कहीं पे कोई औरत को किसी ने, हस्बैंड ने मारा, ब्लड उलट टपक रहा था, उसको लेके पुलिस स्टेशन लेके गए। तो पहले पुलिस वाला ये कह रहा था कि ये सब सही नहीं है, वो ये समझाने लगा उसको, आप उसको पूरा रिपोर्ट लिख के जाना चाहिए ना अरेस्ट करने और जस्टिस दिलाने। वो पहले कन्विंस ये करा कि देखो ये सब चीजें सही नहीं है, ये घर में ही सलटा लो। फिर जो उसके साथ एक एनजीओ की लेके गई थी, मतलब वो तो ट्राइबल थी, उसको ज्यादा पता नहीं था, सी वाज नॉट नोइंग, उस पे वो आरोप लगाने लगा कि तुम इसको टॉर्चर करके ला रही हो, तुम, मतलब वो तो हेल्प कर रही थी ना, जो एनजीओ की पर्सन है। वही यहाँ पे दिया है कि उसके बाद वो रजिस्टर नहीं किए। फिर तीसरा बहाना दिए कि यहाँ का जुरिडिक्शन नहीं है, आपको कर्नाटका में जाकर लिखाना है, ये केस कर्नाटका का है, आप कर्नाटका की रहने वाली है, और वो जो केस लिखवाना था वो महाराष्ट्र में था, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस जो प्रोसेस है, जैसे जब आप पहले रिपोर्ट ही लिखवाने जाते हैं वहीं से चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। पहले तो वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। पुलिस का मेन रिएक्शन होता है जनरली कि आई शुड नॉट रजिस्टर द केस, क्यों, हम अपना काम बढ़ाएं। दैट इज द मेन थिंग। फिर होता है कि वो वीमेंस को भी, मतलब वो स्टार्ट तो वीमेन को ही उस निगाह से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि सारी गलती उसी में है। तो दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद जो वीमेन को खुद के सोसाइटी में झेलना पड़ता है कि उसके रिश्तेदारों में ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरे ये इस तरीके का है, इससे दूर रहो। तो ऑल दैट थिंग इज देयर। और इन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो इंडियन कोर्ट में है 4 करोड़ केस तो ऐसे ही पेंडिंग है, और ऐसे में जो केसेस खिंच जाती हैं 1 साल 2 साल, आप खुद जाते हैं वो करने। जैसे किसी वुमेन के साथ रेप हुआ है, उसकी फैमिली परेशान है, क्या करेगा, उसका ओनर ही उसे निकाल देगा कि ऐसे लोग को हम रूम नहीं देते, वहीं से प्रताड़ना स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है वही एक तरीके से जस्टिस के लिए क्या कहते हैं, फर्टाइल या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है कि किसी को जस्टिस मिले अगर उसके साथ वायलेंस होता है, खासकर ये डोमेस्टिक वायलेंस और द सेक्सुअल वायलेंस इस केस में। दैट इज द मेन थिंग, इसमें यही है। तो इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल जो है, इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, पुलिस इंस्टीट्यूशन है और जैसे जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है और जितने भी सिस्टम है, वो वायलेंस कहीं ज्यादा है। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। बाकी का जो न्यूज है वो रिपीटेड है, हम लोगों ने पढ़ा ही है। एनर्जी को लेके फिर एक न्यूज है, अच्छा दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कर लेता हूँ फिर करता हूँ। ये थोड़ा सा है, जैसे इसमें है कि एल्कोहल की जो डिलीवरी की बात हो रही है, जैसे कई स्टेट एल्कोहल को बैन कर रहे हैं, होता है ना, जैसे बिहार ने बैन किया, गुजरात ने बैन किया, लेकिन उससे उनका जो ये है टैक्सेशन, जो रिवेन्यू, वो कम हो गया। अब ये कई सरकार कह रही है कि ठीक है, अगर हम, मेन दिक्कत शराब पीने से क्या है कि शराब पी के लोग जैसे ड्राइविंग ऐसे करते हैं कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जाके लड़ाई कर लेंगे, ये सब चीजें। तो वो कह रहे हैं कि होम डिलीवरी करवा देते हैं, घर पे पिएगा, घर पे सोएगा, चुपचाप सुबह उठ के काम पे जाएगा, तो वो रास्ते में कहीं बवाल नहीं होगा। तो ऐसे कुछ स्टेट्स का मानना है, जैसे कई स्टेट कह रहे हैं कि अब जो हम स्विगी वुगी ये लोग जाके घर पे दे देंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं वो घर पे जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उससे डिजीज है वो थोड़ी रोक पाएगा।
मैक्सिमम जो कैंसर के केसेज है, इन्होंने कहा है कि कैंसर का जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड है वो एल्कोहल से ही होता है। नियर अबाउट, कहीं इसमें दिया है, यहां पे दिया, एल्कोहल इज ए कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब इससे कैंसर होता है, और मैक्सिमम जो केस है इसी से होता है। फिर इसके सिवा अल्कोहल से कई तरीके की बीमारियां होती है, और जो भी बीमारियां होती अगर पहले से भी है तो वो उसको बढ़ा देगा। जैसे नॉर्मल हमें समाज में ये कहा जाता है थोड़ा सा आप शराब पीजिए ढक्कन ढक्कन तो वो दवा का काम आता है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा भी शराब, थोड़ा भी, अभी रिपोर्ट भी आया है कुछ दिन पहले कि शराब अगर आप थोड़ा भी पीते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। पहले ऐसे माना जाता था ना, थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो बढ़िया है, वो दवा के जैसे होता है, ये सही नहीं है, ये इम्पैक्ट करता है। इन्होंने कहा कि ओवरऑल जो सोशल बेनिफिट है जो आप टैक्स से भी कमा लेते हैं, लेकिन जो उसके कारण लॉस है वो हमेशा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एल्कोहल का जो कंजप्शन है वो हम कहीं ना कहीं कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते। ओवरऑल इनका यही है, मेन ये यही कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि रिड्यूस्ड ड्रंक ड्राइविंग हो जाएगा, लेकिन और भी चीजों में जो इम्पैक्ट होता है, जैसे शराब पीने के बाद वायलेंस सबसे ज्यादा होता है, दे स्टार्ट हिटिंग, दे स्टार्ट, मतलब जो भी होता है, जो मार पिटाई होती है वो शराब से ही स्टार्ट होती है। शराब से पीने से सबसे पहला इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आता है, गरीब आदमी, मैक्सिमम करोड़ों लोग क्या है, उनकी आमदनी 300-400, आप 100 रुपए का शराब पी लेंगे, फिर उधार मांग के भी शराब पियेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगा। जब पैसे नहीं दे पाएंगे तो घर में आप बच्चे और अपनी वाइफ की मार पिटाई करेंगे, तो दैट इज द अदर थिंग, वो आप नहीं हटा पाएंगे डिलीवरी से। लास्ट में इन्होंने यही डिस्कस किया कि जो हमारा खर्चा आ जाता है इसके कारण, जो निगेटिव इंपैक्ट है, लॉस है, वो 3 लाख करोड़ का है 2011 से 2050 के बीच में। देखें जो इससे, जो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि रिवेन्यू आएगा, लेकिन गवर्नमेंट भी तो दवा ववा के लिए हॉस्पिटल बनाती है। जब आप शराब देंगे, केसेज बढ़ेंगे डिजीज का, तो आपको वापस लगाना भी तो पड़ेगा। तो आप शराब बंद कर दीजिए, आप कमाएंगे 4 लाख करोड़, लेकिन आपको जो शराब के कारण बीमारी हो रहा है, जो उसके कारण निगेटिव इंपैक्ट है, उसमें तो आप 8 लाख करोड़ लगा रहे हैं। तो ओवरऑल इन्होंने जस्टिफाई किया है इस आर्टिकल में कि ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप ये सब चीजें बैन कर रहे हैं, सही है, और इसको कम ही किया जाए तो दैट इज मच बेटर, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे चीजें इंपैक्ट करती है शराब के कारण, दैट इज हियर। ओके, लास्ट न्यूज ये है कि अभी हमने देखा था कि जो बजट था उसमें जो लैब वाली केमिकल होता है, imported chemical that is used into the lab for the different experiment and other thing, उस पर गवर्नमेंट ने एकाएक 150 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी, परसेंट का इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया था। मतलब अगर वो बाहर से हम खरीद रहे 100 रुपए यूरोप में, और हमारा 100 रुपए का खरीदा, और अंदर आते आते मेरे पास तक उसका दाम हो जाएगा 250 रुपए। 150 है ना यहाँ पे, 150 का मतलब 100 रुपए प्लस 50 रुपए हो गया ना, उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पे बहुत बवाल हुआ था, तो गवर्नमेंट अभी घटा के इसको 10% कर दी। मेन क्या होता है, ये रिजेंट होता है और इंजाइम होता है कि डिफरेंट जो आप जितने भी मेडिकल्स या जितने भी आप फार्मास्यूटिकल ये सब बनाते हैं, उसका मेन स्टार्टअप इसी से करते हैं। जो केमिकल लेबोरेटरी केमिकल होता है, इसी का मेन यूज होता है। क्लियर हो रही है? तो बस आप इतना ही जानिए। दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और कोई डाउट?